अरे बाप रे, ये घर है या कुरुक्षेत्र का मैदान? यहाँ तो कदम रखते ही सासू माँ ने मोर्चा खोल दिया। अमित, ये क्या तरीका है? सासू माँ इतने शुभ मौके पर जेठानी जी से ऐसे बात क्यों कर रही है? अरे ऐसी बात करनी चाहिए इनसे, तुम चुप रहो। तू नहीं समझेगी प्रज्ञा बेटा, 4 महीने से मेरा बड़ा बेटा विदेश गया हुआ है और ये कमरे में ताला लगाकर जाने कौन कौन से गुल खिलाती रहती है, रात रात भर पार्सल मंगवाती है। बस करिए माँ, आप भी क्या बात लेकर बैठ गई हैं? हम लोग सफर से थक कर आए हैं। भाभी आप भी प्लीज अपने कमरे में जाइए। प्रज्ञा तुम कलश गिराओ और अंदर आओ। जी मैं अपने कमरे में ही जा रही हूँ। मायरा घबराकर तेजी से सीढ़ियों की तरफ भागती है। प्रज्ञा चावल का कलश गिराकर घर में प्रवेश करती है। सभी थके हुए अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं, लेकिन बिस्तर पर लेटी प्रज्ञा को प्यास लगती है और वो पानी पीने के लिए आ रही थी। तभी अचानक उसे सीढ़ियों के नीचे पिछले दरवाजे के पास से लोहे की खटखट और घिसने की धीमी सी आवाज सुनाई दी। हे भगवान, इतनी रात गए, ये 2:15 बजे किस चीज की खटपट हो रही है? कहीं घर में कोई चोर उचक्का तो नहीं घुस आया? मुझे अमित को जगाना चाहिए क्या? प्रज्ञा दबे पांव वापस अपने कमरे में जाकर सोए हुए अमित को धीरे से हिलाती है। अमित, सुनो ना अमित, उठो ना। क्या है प्रज्ञा, क्यों आधी रात को सोने नहीं दे रही हो? तुम्हें पता है मैं कितनी दूर गाड़ी चलाकर आया हूँ। चुपचाप सो जाओ। अरे सुनो तो सही, नीचे पिछले दरवाजे के पास कोई है, आवाज आ रही है। यार पागल मत बनो प्रज्ञा, मम्मी ने दरवाजों पर इतने मोटे मोटे ताले लगवा रखे हैं कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तुम्हें प्यास लगी है तो जाकर पानी पी लो, मेरा दिमाग मत खाओ। हद है, ये आदमी तो नींद का इतना भूखा है कि इसे कुछ नहीं सुनाई देगा। मुझे ही जाकर देखना पड़ेगा कि आखिर नीचे चल क्या रहा है। एक तरफ मायरा अपने कमरे का ताला खोलकर दबे पांव पिछले दरवाजे की तरफ बढ़ती है। बाहर जमीन पर एक भारी भरकम भूरे रंग का पार्सल डिब्बा रखा है, जिस पर लाल टेप से कॉन्फिडेंशियल लिखा है। कोई देख ना ले, कोई जाग ना जाए। अगर आज ये पार्सल किसी के हाथ लग गया तो सब तबाह हो जाएगा। दूसरी तरफ प्रज्ञा सीढ़ियों से उतरकर रसोई की ओर नहीं बल्कि उस खटपट की आवाज का पीछा करते हुए गलियारे की तरफ दबे पांव एक एक कदम बढ़ाती है। आवाज तो पिछले दरवाजे की तरफ से आ रही है, कौन हो सकता है वहाँ? जितनी देर में मायरा भारी भरकम डिब्बों को दोनों हाथों से जमीन पर घसीटकर अंदर खींचकर जल्दी से पिछला दरवाजा बंद करती है और पार्सल को उठाकर अपने कमरे की ओर भागती है। तभी प्रज्ञा गलियारे की दीवार से सटकर तेजी से पिछले दरवाजे वाले मोड़ की तरफ पहुंचती है। अब पकड़ूंगी तुम्हें, देखती हूँ कौन है। प्रज्ञा जैसी मोड़ पर झपटकर पहुंचती है, वहां पूरी तरह सन्नाटा होता है। पिछला दरवाजा बंद होता है और कोई नजर नहीं आता। अरे यहाँ तो कोई नहीं है, लेकिन अभी तो आवाज आ रही थी। क्या मेरा वहम था? तभी प्रज्ञा की नजर सीढ़ियों के पास ऊपर की तरफ पड़ती है। मायरा के कमरे के दरवाजे की दरार से मध्यम पीली रोशनी बाहर आ रही थी। प्रज्ञा झटके से पीछे मुड़कर ऊपर देखती है और उसे 2 बार ताला लगाने की आवाज आती है। अरे ये जेठानी जी थी क्या? ये इतनी रात को अपने कमरे से बाहर आई थी या अभी बाहर से अंदर घुसी है? और अंदर जाते ही तुरंत अपने कमरे में बाहर से ताला क्यों मार लिया? क्या सच में ये भाभी ही थी या कोई चोर? प्रज्ञा उलझन में सिर सहलाते हुए अपने कमरे की तरफ लौट आती है। अगली सुबह डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगा हुआ होता है। अमित बेटा, जरा ये तो बताओ, अविनाश से तुम्हारी कोई बात हुई है क्या? 4 महीने हो गए उसे विदेश गए हुए, एक बार भी उसने सीधे फोन पर हमसे बात नहीं की। जब भी पूछो तुम कहते हो कि मैसेज आया है। अरे हाँ पापा, मेरी तो 3-4 दिन पहले ही बात हुई थी भैया से। असल में वो जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं ना, वहाँ नेटवर्क का बहुत इश्यू रहता है और फिर यहाँ और विदेश के टाइम जोन में भी थोड़ा फर्क है। हमारी टाइमिंग मैच नहीं करती, इसलिए वो सीधे मैसेज ही कर देते हैं। अरे आप चिंता मत कीजिए, भैया बिल्कुल ठीक ठाक है। मायरा रसोई में चाय बना रही होती है और जैसे ये सुनती है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी प्रज्ञा पराठे की ट्रे हाथ में लिए डाइनिंग टेबल के पास आती है। अरे नव्या बेटा, तू क्यों पराठे लेकर आ रही है? तू तो नई दुल्हन है, तू शांति से बैठ। काम के लिए महारानी बैठी हुई है ना घर के अंदर। अरे यार मम्मी, बड़ी भाभी तो अभी भी अपने कमरे का ताला खोलकर बाहर निकली हैं। जब मैंने 2-3 बार दरवाजा खटखटाया तब जाकर महदम ने अपने दर्शन दिए हैं। मुझे तो समझ में ही नहीं आता कि भाभी अपने कमरे को तिजोरी की तरह बंद करके क्यों रखती हैं और किसी को उनके कमरे में जाने की इजाजत क्यों नहीं है। पता नहीं कौन सा खजाना छुपा कर रखा है। जब से भैया गए हैं तब से कमरा खोलती ही नहीं है। अमित, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे कमरे में बस पुरानी किताबें और मेरा सामान रखा हुआ है। धूल मिट्टी से बचाने के लिए ताला लगा देती हूँ। अच्छा जेठानी जी, धूल मिट्टी से बचाने के लिए? लेकिन माँ जी, मुझे भी कल रात में कुछ बहुत अजीब खटका था। जब मैं पानी पीने के लिए उठी थी तो 2:15 या 2:30 बजे के करीब घड़ी का पेंडुलम बज रहा था। मैंने तो हमेशा 3 बजे, 6 बजे, 9 बजे या 12 बजे घड़ी बजते सुना है,
पर ये 2:15 या 2:30 बजे पेंडुलम बजने का क्या लॉजिक है? सब लोग नाश्ता छोड़कर प्रज्ञा की तरफ देखने लगते हैं। रात के 2:15 बजे मुझे पिछले दरवाजे की तरफ से कुछ अजीब सी आवाजें आई, लेकिन जब मैं उन आवाजों के पीछे गई तो वहाँ पर कोई था ही नहीं। फिर मैंने बस इतना देखा कि जेठानी जी अपने कमरे का गेट बंद करी है और उन्होंने अंदर से तुरंत ताला मार दिया। प्रज्ञा की बात सुनकर मायरा के हाथ से पराठों की प्लेट छूटते छूटते बचती है। तभी रोहिणी गुस्से में अपने हाथ का कप टेबल पर पटक देती है। क्या कहा प्रज्ञा? कल रात को ये फिर नीचे आई थी? ताला? भाभी, आप रात के 2:15 बजे उठकर बाहर क्या कर रही थी? और जब से भैया गए हैं तब से आपके नाम पर ये रात के अंधेरे में पार्सल कौन भिजवा रहा है? कुरियर वाला दिन में क्यों नहीं आता और हमें पता क्यों नहीं चलता? प्रज्ञा, अमित तुम गलत समझ रहे हो। वो बस घर का रद्दी और फालतू सामान था। अरे वाह भाभी, रद्दी का डिब्बा आधी रात को 2 बजे मंगवाया जाता है क्या? और उस पर कॉन्फिडेंशियल लिखा होता है। हमें बेवकूफ समझना बंद कर दो। बस बहुत हुआ। सुनते हैं आप वेद जी, आपकी लाडली बड़ी बहू घर के अंदर पता नहीं कौन कौन से गुल खिला रही है। मुझे तो लगता है कमरे में कोई बहुत बड़ा पाप कर्म कर रही है। बेटा मायरा, अगर कोई बात है तो साफ साफ बता दो। घर के माहौल को यूं संशय में मत डालो। अविनाश का भी कोई फोन नहीं आ रहा है। हम सब वैसे ही परेशान हैं। बाबूजी, मैं आपको भी कुछ नहीं बता सकती, बस भरोसा रखिए। मैं इस घर का कोई बुरा नहीं चाह रही हूँ। भरोसा? कैसा भरोसा भाभी? आज शाम तक अगर आपने अपने कमरे का ताला खोलकर हमें वो पार्सल नहीं दिखाया ना, तो मैं जबरदस्ती आपके कमरे का ताला तोड़ दूंगा। आप चाहे जो कर लीजिए, मैं अपने कमरे का ताला नहीं खोलूंगी। मायरा तेजी से अपने कमरे में जाकर ताला लगा देती है। लेकिन दोपहर को जब कचरे वाला आया तो अमित काली पॉलीथीन में बहुत सारा कचरा फेंकने गया था, जिसे देखकर कचरे वाला भड़क गया। अरे भैया जी, अब से आपके यहाँ का कचरा उठाने के ज्यादा पैसे लगेंगे। पता नहीं क्या चक्कर है आपके घर का। हफ्ते में रोज इतने बड़े बड़े काले थैले निकल रहे हैं। इतना कचरा तो पूरे मोहल्ले में 2-4 घरों का मिलाकर भी नहीं निकलता। तो कौन होता है रे पैसे कम ज्यादा करने वाला? हमारे घर में कचरा निकलता है तो हम क्या करें? हमें खुद नहीं पता कि इतना कचरा कहाँ से आ रहा है। तभी बालकनी के कोने में खड़े बिन बैग को देखकर प्रज्ञा का माथा ठनक जाता है। अरे, सुबह तक तो इस डिब्बे में बहुत थोड़ा सा कचरा था, अब अचानक दोपहर में ये इतना ठूस ठूस कर कैसे भर गया? प्रज्ञा हाथों में ग्लव्स पहनती और कचरे के बड़े थैले को टटोलती है। हे भगवान, ये क्या है? इतनी सारी रुई और खून से सनी हुई पट्टियां। ये किसका खून है? और ये कांच की बोतल कैसी है? प्रज्ञा कांच की शीशी को उठाकर ध्यान से देखती है। शीशी पर लाल लेबल लगा था जिस पर लिखा है फॉर्मलिन केमिकल प्रिजर्वेटिव। छी, ये तो बड़ी भयानक कड़वी बदबू है जो कल रात 2:15 बजे जेठानी जी के कमरे के नीचे से आ रही थी। फॉर्मेलिन? ये केमिकल तो अस्पतालों और फॉरेंसिक लैब में शवों और कटे हुए इंसानी अंगों को सड़ने से बचाने के लिए इस्तेमाल होता है। ये जेठानी जी के कमरे के कचरे में क्या कर रहा है? तभी पीछे से अचानक पैरों की आहट होती है। प्रज्ञा घबराकर मुड़ती है। वहाँ रोहिणी और अमित खड़े हैं। प्रज्ञा, तू इस गंदे कचरे के पास हाथ में दस्ताने पहनकर क्या कर रही है? माँ जी, अमित, ये देखिए, ये जेठानी जी के कमरे से निकला कचरा है। इसमें खून से सनी पट्टियां, फॉर्मेलिन केमिकल की ये खाली शीशी मिली है। क्या? फॉर्मेलिन? ये तो लाशों को सड़ाने से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। माँ, आप समझ रही हैं इसका क्या मतलब है? हे राम, फॉर्मेलिन लाशों को प्रिजर्व करने वाला केमिकल। ये भगवान, मेरी आशंका सच साबित हो रही है। ये जरूर कोई ना कोई जादू टोना करती है। कहीं ये बली वाली तो नहीं देती कमरे में? राम राम राम। माँ, 4 महीने से भैया का कोई फोन नहीं आया और ये भाभी हर हफ्ते रात के 2:15 बजे गुप्त पार्सल मंगवाती हैं। कहीं उस पार्सल में ये कोई गलत चीज तो नहीं मंगा रही या जादू टोना का सामान, ताकि लोगों की बलि के नाम पर कत्ल करके लाश को प्रिजर्व कर रही हैं ताकि हवेली में बदबू ना आए। अमित, ये आप क्या कर रहे हैं? शरीर के टुकड़े। क्या कोई औरत इतनी खौफनाक हो सकती है? हो सकती है प्रज्ञा। ये उल्टा कोई टोना टोटका या बलि देने जैसा खौफनाक काम कर रही है। इसने जरूर कोई गड़बड़ घोटाला किया है। बस बहुत हुआ, अब मैं और सब्र नहीं रखूंगा। आज रात जैसे ही 2:15 बजेंगे और वो पार्सल आएगा, मैं सीधा पुलिस को बुलाऊंगा और पुलिस के सामने इस कुल्टा के कमरे का ताला तोड़कर उससे पार्सल का खौफनाक राज खोलूंगा। दोपहर में हुए ड्रामे के बाद जब रात को खाना खाने के बाद जेठानी मायरा हमेशा की तरह सबके कमरों में गर्म दूध के गिलास देने गई, लेकिन प्रज्ञा दूध नहीं पीती थी, इसलिए उसने अपना गिलास मेज पर ही छोड़ दिया। अरे राम, आज इतनी थकावट क्यों लग रही है? आंखें अपने आप बंद हुई जा रही हैं। लगता है मौसम खराब होने की वजह से शरीर टूट रहा है। हाँ माँ,
मुझे भी बहुत तेज नींद आ रही है। प्रज्ञा, तुम लाइट बंद करो और सो जाओ। ये क्या बात हुई? अभी रात के 10 ही तो बजे हैं, फिर अचानक सबको इतनी गहरी नींद कैसे आने लगी? सासू माँ भी बेसुध होकर सो गई, राशि भी सो गई। हर रात इस घर के सारे लोग एक साथ इतने बेसुध क्यों हो जाते हैं? तभी प्रज्ञा को खिड़की के बाहर पिछले बगीचे से सूखी पत्तियों और मिट्टी के सरसराने की आवाज सुनाई देती है। प्रज्ञा पर्दे के पीछे से झांक कर देखती है। हे माता रानी, इतनी रात को गार्डन में कौन है काले कपड़ों में, हाथ में खुरपी लिए? वो तो जेठानी जी है, नंगे पांव इस भयंकर अंधेरे में मिट्टी